आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का अध्याय नंबर 7 जल संसाधन एवं संरक्षण के बारे में। जो स्रोत होते हैं उसे हम जल संसाधन कहते हैं। राजस्थान में मुख्यतः जल संसाधन में स्रोत झीलें, नदियाँ व उन पर बने हुए बांध, नहरें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं और नलकूप हैं। ये जो मुख्य रूप से राजस्थान में जल के संसाधन है। अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। धरातलीय बनावट और भूगर्भीय संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाद तंत्र कहा जाता है। दो अपवाद क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं और विभक्त कर एक जल रेखा बनाती है उसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जैसे राजस्थान की जो जल रेखा है उसका नाम है अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। वह छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदियों में मिल जाती हैं उसे हम सहायक नदी के। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली नदी। पूर्वी भाग में कौन कौन सी नदियां बहती है? बनास है, पार्वती है, काली सिंध है और कुछ अनेक नदियां हैं। आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं और यमुना नदी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है और वही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरा है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में, ये कौन से भाग में? पश्चिम भाग में बहने वाली नदी है। कौन सी? माही, लूनी और साबरमती नदी, पश्चिम बनास नदी। इनकी प्रमुख सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहा जाता है। तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक मतलब क्या होता है? जो न तो किसी समुद्र में मिलती है और न किसी नदी में मिलती है, अचानक ही कहीं न कहीं विलुप्त हो जाती है, मतलब आंतरिक ही रहती है नदी। ऐसी नदी जो किसी समुद्र में न मिलकर कहीं किसी भाग में विलुप्त हो जाए उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा है, कातली है, साबी है, मेदा आदि राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपके 3rd ग्रेड में भी आया हुआ है, 2nd ग्रेड में भी है। राजस्थान की प्रमुख नदियां। चंबल नदी पढ़ते हैं सबसे पहले चंबल नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम है जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से माना जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष में बहने वाली नदी है चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है चंबल नदी। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है भैंसरोडगढ़, वहां से ये प्रवेश करती है। उसके बाद में ये कोटा से होती हुई बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में जाती हैं और धौलपुर से ये आखिर में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश से ये यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो सबसे पहले इसका प्रारंभ तो होता है मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में आती हैं भैंसरोडगढ़ से बाद में ये धौलपुर के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, यमुना नदी में मिल जाते हैं। बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में तो सहायक नदी इसकी बनास, पार्वती, काली सिंध, बेड़च और कोठारी इनकी जो सहायक नदियां हैं। और राजस्थान का जो औद्योगिक नगर मतलब कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी है बनास नदी। इसका उद्गम राजसमंद जिले में है, जो खामनौर की पहाड़ियां हैं वहां से माना जाता है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती हैं। यह एक मौसमी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। अब देखो सबसे लंबी नदी तो है कौन सी? चंबल, लेकिन वह राजस्थान की नहीं। उसका उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में जाती है, लेकिन राजस्थान की भूमि पर सबसे लंबी बहने वाली राजस्थान की खुद की अपनी नदी है वो है बनास नदी। इसका उद्गम भी राजस्थान में है और राजस्थान में बहने वाली और सबसे लंबी नदी होगी बनास नदी। यह टोंक व सवाई माधोपुर नगर जो बसे हैं वो बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो मैनाल, कोठारी और बेड़च और खारी नदी इनकी सहायक नदियां हैं। अगली है लूनी नदी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट जो सरस्वती और सागरमती नामक 2 धाराएं निकलती है उन धाराओं से ही लूनी नदी का उद्गम होता है। यह अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोद जिले में बहने के बाद यह कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। ऐसी नदी जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है उसका नाम है लूनी नदी। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा है। बाड़मेर तो जिला है, उसकी बालोतरा तहसील तक इसका पानी मीठा होता है, लेकिन उसके बाद में इसका पानी है वो खारा हो जाता है। लूनी की सहायक नदियों की बात की जाए तो जोजरी, बाड़ी, जवाई, मीठरी, खारी, सोकड़ी और सागी इसकी प्रमुख नदियां हैं। राही नदी यह मध्य प्रदेश में इसका उद्गम माना जाता है, विंध्याचल से ही। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और राज्य के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहती हैं। यह नदी माही की सहायक नदियों की बात की जाए तो सोम और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। अगली है बाण गंगा। यह नदी जयपुर के बेराट पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी भूमि को नम करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अगली है घग्गर नदी। विलुप्त हो जाती है, जो किसी नदी में नहीं मिलती है। यह एक अंतः प्रवाही नदी है। अंतः प्रवाही मतलब अपने आप कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है। इसका ये हिमाचल प्रदेश में तो इसका उद्गम माना हिमाचल प्रदेश में इस नदी का उद्गम माना जाता है शिवालय श्रेणी से हिमालय पर्वत के
और राजस्थान के उत्तरी भाग में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और श्री गंगानगर में अचानक विलुप्त हो जाती है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। इस नदी राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे अब। नदियों पर बांध बनाने से एक तो में जल का उत्पादन होता है, सिंचाई होती है, पेयजल उपलब्ध होता है और अनेक प्रकार के उद्देश्य पूर्ण होते हैं। इसीलिए इसको हम बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं वह बहुउद्देश्य परियोजना है। चंबल परियोजना के बारे में बढ़ते हैं। यह राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल हमने पहले पढ़ लिया, मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थल है और उत्तर प्रदेश में जाती है। यह इसके अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। जो गांधी सागर मध्य प्रदेश का जो जिला है मंदसौर वहाँ पर है। बाकी के राजस्थान में है चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर और कोटा में जवाई सागर बांध और कोटा बैराज। ये 4 बांध बनाए हुए हैं चंबल परियोजना में। इसका उद्देश्य एक ही है, जल बनाना, जल से विद्युत बनाना और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। माही बजाज सागर परियोजना, यह परियोजना बांसवाड़ा पर जो माही नदी है उसके ऊपर बांध बनाए गए हैं। राजस्थान और गुजरात इन दोनों में सम्मिलित परियोजना है इन दोनों की। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल और विद्युत उपलब्ध किया जाता है। बिशलपुर परियोजना है। यह परियोजना टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिशलपुर जो गांव है उस नदी बनास नदी पर बना हुआ है यह बांध। इस परियोजना से जो जयपुर अजमेर टोंक है इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की सिंचाई की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की यह एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालोर में सिंचाई के लिए पानी लाया जाता है। अन्य परियोजना में पाली में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना, डूंगरपुर में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, प्रतापगढ़ में जो जाखम नदी है उस पर जाखम परियोजना आदि हैं। राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। राज्य के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं हो गया, बावड़ी आ गया, खडीन आदि हैं। तत्कालीन राजा महाराजों ने इनके संरक्षण हेतु कई उपाय भी किए थे जो वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। उदयपुर के राणाओं ने उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर आदि झीलें बनाई थी और उन्होंने समय समय पर इसका निर्माण भी करवाया था। बताइए झीलों की नगरी कहा जाता है। मारवाड़ के जो महाराजा जय सिंह ने उदयपुर में जयसमंद झील बनाई थी जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मानव निर्मित सबसे मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। अजमेर में अन्ना सागर तथा पुष्कर एवं धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। एक अन्ना सागर झील अजमेर में स्थित है। क्योंकि माउंट आबू में राज्य की सबसे ऊंचाई पर प्राकृतिक झील है जिसका नाम है नक्की झील, जो राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील। अन्य जिलों में बालसमंद का आइलैंड है, जैसलमेर की गडीसर है, डूंगरपुर में महागाप सागर है, बीकानेर में कोलायत आदि प्रमुख जल संसाधन की झीलें हैं। राज्य में खारे पानी की भी झीलें हैं जिसमें जयपुर, अजमेर और नागौर में मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पचपदरा, बीकानेर में लूणसर और जैसलमेर पोखरण की आदि खारे पानी की झीलें हैं। अफवाह का अंदर होता है, अफवाह का अर्थ होता है नदी या जल का बहना। टांका राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर जल के संरक्षण हेतु एक कुएंनुमा संरचना में बनाया जाता है जिसे लोकल भाषा में टांका कहा जाता है। खडीन उसे कहते हैं जो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए अगर हम जल को इकट्ठा कर रहे हैं तो उसे हम खडीन कहेंगे और घरों के लिए अगर हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं तो उसे हम टांका कहेंगे। जोहड़ का मतलब होता है वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए नई संरचना। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित रखना,